नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, जो पहली खबर है उस पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश और बाइडेन अमेरिका के सबसे कमजोर प्रेसिडेंट, दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। और अब दो नेटो की बैठक में भी जुबानी तौर पर बाइडेन की गाड़ी लड़खड़ाकर बस किसी तरह चल रही है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति का आउट ऑफ कंट्रोल वीडियो आपको दिखाएंगे और पूरा विश्लेषण होगा। दूसरी खबर, नेटो समिट से यूक्रेन को F-16 वाला सबसे बड़ा हथियार मिला है। बस कुछ दिन बाद अमेरिका के F-16 फाइटर जेट यूक्रेन की हवाई पट्टी से उड़ान भरते हुए रूस में तबाही मचाएंगे। तो क्या पुतिन ये विनाश बस देखते रहेंगे? क्या यूक्रेन को F-16 देने पर क्रेमलिन में फैली शांति तूफान से पहले का सन्नाटा है? तीसरी खबर, पाकिस्तान में अगले वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी होगी। क्या टीम इंडिया वहां खेलने जाएगी? क्रिकेट की पिच से पाकिस्तान के लिए हमारे पास मारक डोज है और संदेश यही है कि बैट और बंदूक, गेंद और ग्रेनेड एक साथ नहीं चलेंगे। चौथी खबर, हिंदू महिलाओं की तरह तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलेगा, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन इस फैसले में दीवार क्यों बन रहे हैं और इसे शाहबानो 2.0 का ट्रेलर क्यों माना जा रहा है? पांचवी खबर, कल तक ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की वीवीआईपी डिमांड ट्रेंडिंग थी। आज उनकी ज्वाइनिंग पर बहुत बड़ी बहस चढ़ी है। क्या पूजा ने आईएएस बनने के लिए अपनी दिव्यांगता और संपत्ति पर झूठ बोला था? हम आपको पूजा खेड़कर पर TV9 की विशेष इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। आज शुरुआत दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका के उस कलेश से करते हैं जिसके केंद्र में वहां राष्ट्रपति बाइडेन है। बाइडेन बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं। ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो कई बार अटके, लेकिन उनकी जुबानी गाड़ी बार बार लगातार अटक अटक कर चल रही है। आपने बाइडेन की अटक अटक कर स्टार्ट होने वाली भाषा सुनी है ना? वो बोलते बोलते अटक रहे हैं। और नेटो समिट जैसे बड़े मंच पर भी उनकी भाषा में इतने स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं कि पूरा अमेरिका शर्मिंदा हो रहा है। तमाम वर्ल्ड लीडर्स के सामने बाइडेन की यह दिक्कत एक बड़ा विवाद बन गई। पहले आप ये देखिए। Fact is that so many of my let me put it this way. I'm very pleased that today all NATO members are making the pledge to expand our industrial base. दरअसल बाइडेन पहले भी अटक अटक के चीजें को कर रहे थे। बाइडेन की तबीयत पहले भी खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन ट्रंप से जो डिबेट हुई उसके बाद बाइडेन के हर लफ्ज, हर शब्द, हर लिप मूवमेंट को अमेरिका पढ़ रहा है और बाइडेन अमेरिका को निराश कर रहे हैं। आपको शायद बाइडेन के अटकने से फर्क ना पड़े, क्योंकि वो भारत के नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिका के 34 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी का बोझ वो कैसे ढोएंगे, इसे लेकर अमेरिका में बहस छिड़ी हुई है। नेटो समिट में बाइडेन की सेहत पर सवाल उठे हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले भी बाइडेन की जुबान लड़खड़ा गई थी। उन्होंने कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हरा देंगे, लेकिन 2024 की जगह वो 2020 कह गए। अब ये भी देखिए। Well, let me say it as clearly as I can. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. जिस विस्कॉन्सिन में बाइडेन का यह भाषण हुआ, उस विस्कॉन्सिन में मंच पर आते ही बाइडेन एकाएक फ्रीज भी हो गए थे, खो गए थे और लोग जानना चाह रहे थे हुआ क्या इनको। यह नए उदाहरण है और पूरे अमेरिका के 34 करोड़ लोगों के लिए बहुत चिंताजनक विषय है कि आखिर बाइडेन को हो क्या गया है। अगर वो फिट नहीं है तो सियासत के सुपर स्पीड हाईवे से हट क्यों नहीं जाते हैं? उनके जुबानी स्पीड ब्रेकर से डेमोक्रेट्स की संभावनाओं पर बड़ा ब्रेक लग रहा है। ये फिक्र सिर्फ बाइडेन की जुबानी या मानसिक दिक्कत की नहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाइडेन की शारीरिक दिक्कतें भी बार बार देखने को मिल जाती हैं। कभी वो लड़खड़ा जाते हैं, कभी खो जाते हैं। इस पर भी आप ये छोटी सी रील जरूर देखिए।
everybody, they pay, the millionaires pay 1%. The total initiative relative to what we're going to do. देखिए, बाइडेन की दिक्कत उम्र नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप उनसे। बाइडेन की दिक्कत सबसे बड़ी जानते हैं आप क्या है? कि बहुत तेजी से उनकी मानसिक अवस्था जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये एक बहुत सीवियर डिमेंशिया है, ये कहा जा रहा है, जिसमें भूलने लगते हैं लोग, फ्रीज हो जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अब तो बाइडेन के अपने भी उनका साथ छोड़कर जाने लगे हैं। बाइडेन के सबसे बड़े समर्थक फिल्म स्टार ने कहा है कि उम्मीदवारी किसी और नेता को सौंपी जाए। मशहूर हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी ने एक लेख के जरिए, एक ओपन लेटर है बल्कि उनका ये, उसके जरिए उन्होंने उचित दूरी वाला नैरेटिव दिया। जॉर्ज क्लूनी ने लिखा है, ध्यान से देखें, मुझे बाइडेन पसंद है, लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर पार्टी अमेरिकी संसद में भी अपना नियंत्रण खो देगी, सेनेट में भी। यह बहुत जरूरी है कि सेनेट में डेमोक्रेट्स का कंट्रोल हो। यह सिर्फ मेरी राय नहीं, यह हर सेनेटर, कांग्रेस सदस्य और गवर्नर की राय है, जिनसे मैंने निजी तौर पर बातचीत की है। अब इस चिट्ठी का बैकग्राउंड समझिए। इस चिट्ठी का बैकग्राउंड यह है कि जॉर्ज क्लूनी को बराक ओबामा के सबसे नजदीकी दोस्तों में गिना जाता है। अमेरिकी मीडिया में चर्चा गर्म है कि बराक ओबामा अपने करीबियों से जो बाइडेन को रेस से हटने के लिए कहलवा रहे हैं। दरअसल डेमोक्रेट्स को इस बात का शक है कि इस वक्त व्हाइट हाउस बाइडेन नहीं, बल्कि उनका बेटा हंटर बाइडेन चला रहा है। हर एडवाइस बाइडेन हंटर बाइडेन से लेते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं कम से कम 25 डेमोक्रेट्स पहले ही बाइडेन की उम्मीदवारी का विरोध कर चुके हैं। कई मीडिया हाउस ये दावा कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को बाइडेन की हार की आशंका है। उन्हें लगता है कि बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और बाइडेन के बोलने और बात करने के अंदाज में यह फर्क साफ दिखाई दे रहा है। ये दो तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। पहली तस्वीर 5 साल पहले 2019 में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट की है। बहुत फर्क दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखिए जरा। जबकि दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की है, मैं चाहूंगा इसका ऑडियो अप करें। खास बात यह है कि दोनों ही प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन के सामने ट्रंप थे, लेकिन 2019 में जो बाइडेन बेहद जोश में थे, आवाज में दम था, बात करने के अंदाज में धमक थी, वो पूरे आत्मविश्वास से ट्रंप का मुकाबला कर रहे थे, और वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जीते भी थे। लेकिन 5 साल बाद देखिए कितना कुछ बदल गया। सीएनएन ने बाइडेन को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। यह शायद पहली बार है जब बाइडेन ने माना है कि 20 जुलाई तक उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार पद की दौड़ से पीछे हटना पड़ सकता है। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको आपको समझना जरूरी है। खबर यह आ रही है कि डेमोक्रेट्स इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 2 चीजों का। पहली चीज है नेटो समिट के पूरा होने का, और दूसरा है एक पोल जो कि वहां पर अब से कुछ ही घंटे या कुछ ही समय में होने वाला। इन दोनों के बाद वो पूरी ताकत लगा देंगे जो बाइडेन को हटाने के लिए। ये कोशिश चल रही है हटाने के लिए, यानी प्रेसिडेंशियल रेस से। सीएनएन ने दावा किया कि 20 जुलाई तक बाइडेन की उम्मीदवारी जा सकती है। बाइडेन ने पहली बार माना है कि उनके लिए अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं। बाइडेन ने माना है कि इस हफ्ते अपनी उम्मीदवारी बचाना मुश्किल होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से डिबेट में हुई हार का डैमेज कंट्रोल बाइडेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए उम्मीदवारी से पीछे हट सकते हैं। बाइडेन ने कबूल कर लिया है कि उनकी वजह से पार्टी को फंड नहीं मिल रहा है, और प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उम्मीदवारी चली जाएगी। लेकिन यह सब सिर्फ सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है। बाइडेन या किसी भी डेमोक्रेट्स ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। सोचिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है। इस बड़े डेवलपमेंट पर हमारी नजर है, और बड़ी बात यह है, सीएनएन का आपने जिक्र देखा, फॉक्स न्यूज में बाकायदा यह डिबेट चल रही है कि 10 में से 8 अमेरिकन ये मानते हैं कि बाइडेन मानसिक तौर पर अभी इस हालत में नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे पाएं या वो खुद अपना भी ख्याल रख पाएं। तो वो देश का ख्याल क्या रखेंगे, दुनिया का ख्याल क्या रखेंगे। वैसे सच यही है कि बाइडेन की उम्मीदवारी पर करोड़ों अमेरिकियों को संदेह। बूढ़ा शरीर, भुलक्कड़ दिमाग और 81 साल की उम्र बाइडेन के आड़े आ रही है। वैसे बाइडेन ने पिछले कुछ दिनों में अपने विरोधियों को बार बार बताया है उनमें बहुत आग बाकी है, लेकिन यह आग किसी को दिख नहीं रही है, बल्कि ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बाइडेन
की सियासी गाड़ी पर बड़े बड़े डेंट मार रहे हैं। मिसाल के तौर पर डिबेट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप से जो डिबेट हुई उसके बाद जो पहला इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू इसलिए किया गया था कि जो बाइडेन दिखा पाए कि देखिए मुझ में कितना दम है, लेकिन उसी इंटरव्यू के पहले कुछ मिनटों में ही बाइडेन अटकते हुए, बिखरते हुए, खोते हुए नजर आए। बाइडेन अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सेहत राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन ने पार्किंसंस की बीमारी का इलाज कराया है। पार्किंसन आपको याद होगा, रोनाल्ड रीगन को हुई थी। पिछले 8 महीनों में पार्किंसंस के डॉक्टर्स ने 8 बार व्हाइट हाउस विजिट किया है। ऐसा कहा जाता है कि रोनाल्ड रीगन को पार्किंसंस हुई थी। पार्किंसंस वो बीमारी है जिसमें दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती रहती है। इसे लेकर एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जीन पियरे से सवाल किया था, लेकिन इस पर व्हाइट हाउस की झुंझलाहट सामने आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस समय व्हाइट हाउस का स्टाफ भी बाइडेन को लेकर कितनी मुसीबत में है, कैसे कॉर्नर हो गया। How can he be trusted with the nuclear codes if I get that you're saying that nobody in the building would say that he's got an issue with his memory, but just a little part of what we get to see, he's made mistake after mistake after mistake after mistake on camera this week. So I'm going to be very clear here. The reality is that report, that part of the report, does not live in reality. It just doesn't. So the special counsel is lying about the president's memory. It was gratuitous. You heard from Ian Sams, my colleague. It is unacceptable, and it does not live in reality. That is just the facts. देखिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि वो डेट्स को लेकर वहां पर कुछ गड़बड़ है। डेट्स, किस डेट को मिले थे, किस डेट को नहीं मिले थे, और इसको लेकर अमेरिकन मीडिया में बवाल हो गया है। सत्ता का विटामिन ऐसा होता है कि नेता उसे छोड़ नहीं पाते हैं। सत्ता की लिप्सा आसानी से जाती नहीं है। बाइडेन की सेहत पर व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ रही है। पत्रकारों के सामने व्हाइट हाउस झुंझला रहा है, लेकिन बाइडेन है कि मानने को तैयार नहीं है। यानी स्थिति यह है कि बाइडेन लड़खड़ाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, सत्ता के गलियारों में लुढ़केंगे लेकिन हटेंगे नहीं, चलते चलते भूल जाएंगे, खो जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, कैमरों के सामने नीचे गिर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। ये खुद बाइडेन और डेमोक्रेट्स के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि अब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे अहम पद के लिए पूरी तरह फिट हैं। बाइडेन की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं रूस ने भी मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की है। रूस इस प्रोपेगेंडा में जुट गया है कि पुतिन बाइडेन के मुकाबले कितने ज्यादा ताकतवर और तेज तर्रार हैं। रूस पुतिन के उन पुराने वीडियोस को वायरल कर रहा है जिनमें वो कुश्ती के दांव लगाते दिख रहे हैं। एक तरफ बाइडेन लड़खड़ा कर गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुराने वीडियोस में पुतिन के दांव पेच देखिए। किसी ओलंपिक एथलीट की तरह पुतिन बड़े बड़े पहलवानों को चित कर, ये बात सिर्फ पुतिन के फिट होने की नहीं है, बल्कि रूस के इस प्रोपेगेंडा की टाइमिंग है जिसमें उसे अपने राष्ट्रपति को बेहद ताकतवर दिखाना है और मुझे बाइडेन को आईना दिखाना है। ये वीडियो कुछ साल पहले का है जिसमें पुतिन रूस की कुश्ती ओलंपिक टीम के साथ नजर आए थे। इसमें पुतिन की बाजुओं की ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया था, लेकिन रूस इसे अब नए सिरे से इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन हालांकि मार्शल आर्ट्स के ब्लैक बेल्ट हैं और ये मार्शल आर्ट्स है, अब कुश्ती से ज्यादा ये मार्शल आर्ट्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस तरह के वीडियो जारी करने के साथ ही ये भी लिखा जा रहा है कि कल्पना कीजिए अगर ये कुश्ती, अगर ये मार्शल आर्ट्स ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच न होकर देशों के राष्ट्रपतियों के बीच हो तो क्या होगा। संदेश साफ है, रूस ने बाइडेन की गिरती सेहत के बहाने मौके पर चौका मारने की कोशिश की है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बाइडेन के ऊपर तंज किसी ना किसी तरीके से मैक्रो ने भी कसा था जब उन्होंने चुनाव से पहले अपने बॉक्सिंग वाले स्टिल्स को और वीडियोस को रिलीज करने की कोशिश की थी जो कि सबके सामने आए थे। लेकिन बाइडेन कम नहीं है। जंग के बीच उन्होंने अपने ही देश में रूस के खिलाफ नेटो की सबसे बड़ी मीटिंग होस्ट की है। इस मीटिंग में कई ऐसे ऐलान हुए हैं जिनसे जंग और भड़क सकती है। यूक्रेन को हथियार देने और जंग को भड़काने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो बाइडेन ही है। आज हम बाइडेन के डबल स्टैंडर्ड्स का भी विश्लेषण कर रहे हैं। एक तरफ बाइडेन शांति की बात कर रहे हैं तो वहीं हथियार देने में भी बाइडेन सबसे आगे हैं। अमेरिका पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर आपत्ति दर्ज कराता है, लेकिन जंग की आग में अगर कोई घी डालने का काम कर रहा है तो वो बाइडेन है। बाइडेन के दोहरे रवैये की पर फिक्र का ये चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। ध्यान से देखिए, बाइडेन पीएम मोदी से शांति की उम्मीद करते हैं जबकि दूसरी ओर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते हैं।
बाइडेन इजराइल से गाजा में हमले रोकने की अपील करते हैं तो वहीं इजराइल को 500 किलो वाला बम सप्लाई करते हैं। बाइडेन चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन ताइवान की आजादी के खिलाफ जाकर चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। बाइडेन नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट का विरोध करते हैं, जबकि साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल कर जंग भड़काते हैं। बाइडेन कई देशों को खुद हथियार बेचकर माल कमाते हैं, जबकि दुनिया से शांति की उम्मीद करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, जिस दिन यूक्रेन पर अटैक हुआ उस दिन प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के गले मिलने को लेकर अमेरिकन मीडिया और अमेरिका के प्रोपेगेंडा मीडिया ने, जो कि कहा जाता है डेमोक्रेट्स के दम पर कई जगह काम करता है, उसने दिखाया कि यह क्या जरूरत थी। लेकिन बाइडेन खशोगी की मौत के बाद किस तरीके से वहां के राष्ट्राध्यक्ष से हाई फाइव पंच मारते हैं वो कोई याद नहीं करता। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर बाइडेन करना क्या चाहते हैं। अब फिक्र का फोकस आधी दुनिया पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे पर है, रूस यूक्रेन जंग के नए चैप्टर पर है, उस महाविनाश की आहट पर है जिसकी तरफ अब नेटो ने कदम बढ़ा दिया। ज़ेलेंस्की को आखिरकार वो मिल गया है जिसके लिए वो पश्चिमी देशों के आगे पिछले 2 साल से गिड़गिड़ा रहे थे। वो है दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट F-16, सिंगल इंजन वाला F-16। जिस फाइटर जेट को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, यह आसमान का शिकारी है। इसके सामने दुश्मन का कोई भी जेट बेहद कमजोर नजर आता है। इससे बेहतर सिर्फ 2 ही 3 जेट्स हैं दुनिया में। उनमें से एक F-35 अमेरिका के पास है, Su-57 रशिया के पास है। इस फाइटर जेट को जंग का गेम चेंजर कहा जाता है। यूक्रेन को F-16 देने के सवाल पर नेटो ने ज़ेलेंस्की को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त का इंतजार कराया, लेकिन अब यह खतरनाक फाइटर जेट बस यूक्रेन पहुंचने ही वाला है। एक तरफ जब वॉशिंगटन में यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान हुआ तो खूब तालियां बजी, सभी के चेहरों पर खुशी थी। लेकिन यूक्रेन के उन इलाकों में सन्नाटा पसरा है जिन्हें डर है कि रूस अगले कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकता है। बड़ा अटैक, क्योंकि आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जिन जिन एयर बेसिस से F-16 की उड़ान होगी हम उन सारे एयर बेसिस को उड़ा देंगे। इतना ही नहीं, पुतिन ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, F-16 से निपटने की एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है और अपने फाइटर प्लेन्स को तैयार कर लिया है। इसकी वहां पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हम आपको दिखा चुके हैं। क्या नेटो ने रूस के सामने अपने सबसे बड़ा दांव चल दिया? क्या जंग का यह नया चैप्टर यूरोप समेत अमेरिका पर भारी पड़ेगा? क्या नेटो ने F-16 देकर पुतिन की रेड लाइन क्रॉस कर दी है? नेटो के F-16 वाले दांव का जवाब पुतिन किस तरह देंगे? क्या F-16 पर पुतिन की खामोशी न्यूक्लियर अटैक से पहले का सन्नाटा है? क्या अगले कुछ दिन वेस्टर्न वर्ल्ड पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं? क्या रूस यूक्रेन जंग अब पुतिन और बाइडेन की सीधी लड़ाई बन गई? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेशक यूरोप समेत अमेरिका खुश हो कि उन्होंने यूक्रेन को F-16 देकर बाजी पलट दी, तो शायद वो ये भूल गए हैं कि कुछ दिन पहले जब रूस ने कीव पर अटैक किया था तो नेटो से भेजे गए बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम पुतिन की मिसाइलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। ऐसे में क्या नेटो इस बार यूक्रेन को F-16 देकर जंग का रुख मोड़ देना चाहता है? ये रिपोर्ट देखिए। Also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में बैठकर जब ये ऐलान किया कि जल्द ही F-16 यूक्रेन पहुंच रहे हैं तो जमकर तालियां बजी। लेकिन वॉशिंगटन से 8000 किलोमीटर दूर यूक्रेन के उन इलाकों में अजीब सा सन्नाटा पसरा था जिन्हें डर है कि रूस अगले कुछ घंटों में बड़ा अटैक कर सकता है। जिस तरह रूस ने कीव पर मिसाइलों की बारिश की थी, उसी तरह वो ज़ेपोरिजिया समेत कई इलाकों को दहला सकता है। यूक्रेन को F-16 देने की खुशी नेटो पर भारी पड़ सकती है। क्या नेटो ने तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबा दिया है? क्योंकि जिस आत्मसम्मान के लिए पुतिन 2 साल से यूरोप समेत पूरे अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं, उस आत्मसम्मान की खातिर पुतिन पूरे यूक्रेन पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। पहले देखिए किन देशों से F-16 यूक्रेन पहुंच रहे हैं।
डेनमार्क से 19 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच रहे हैं। नीदरलैंड से 24 F-16 फाइटर जेट भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। नॉर्वे भी इस साल 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। जेलेंस्की ने नेटो से 128 F-16 देने की मांग की है। एक तरफ वॉशिंगटन में नेटो देशों का रूस यूक्रेन जंग को लेकर महामंथन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जेलेंस्की भी पोलैंड पहुंचे थे। इस दौरान यूक्रेन पोलैंड में बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट के मुताबिक पोलैंड का एयर डिफेंस यूक्रेन के ऊपर रशियन मिसाइल्स को रोकेगा। पोलैंड अब यूक्रेन के ऊपर से उड़ने वाले फाइटर जेट और ड्रोन्स को मार गिराएगा। पोलैंड अपने एयर डिफेंस सिस्टम से 160 किलोमीटर दूर तक किसी भी रशियन जेट या ड्रोन को हवा में ही उड़ा सकता है। अब तक पोलैंड यूक्रेन की सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट की मदद कर रहा था, लेकिन इस नए एग्रीमेंट के बाद वो भी रूस के खिलाफ सीधे जंग में शामिल हो जाएगा। और इस बीच F-16 के यूक्रेन पहुंचने की खबर से पुतिन का पारा किस कदर चढ़ा होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। और सबसे बड़ा डर तीसरे विश्व युद्ध का सताने लगा है। देखिए, हमने आपको शुरुआत में जो ग्राफिक्स के जरिए F-16 के नंबर्स बताए थे, ये 2026 तक टोटल F-16 पहुंचने के नंबर्स हैं। अभी 10 से 20 पहुंचेंगे और इसीलिए जेलेंस्की की चिंता बढ़ रही है कि 10 से 20 ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, क्योंकि हर दिन यहां पर 3 से 4 फाइटर प्लेन्स मार गिराए जा रहे हैं। 10 से 20 F-16 का मार गिराए जाना बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा रशिया के लिए, हालांकि ये घातक भी हो सकते हैं रशिया के लिए। F-16 कितना घातक फाइटर जेट है ये दुनिया के सभी देश जानते हैं। इसे लेकर कुछ वक्त पहले एक प्रयोग भी किया गया था। F-16 के इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ वॉलंटियर्स सामने आए थे। उन्होंने F-16 के कॉकपिट में बैठकर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स परखने की कोशिश की थी, लेकिन करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला F-16 जब हवा में पहुंचा तब इसके कॉकपिट में बैठने वाले सभी लोगों के होश फाख्ता हो गए। वो अपनी नर्व्स पर काबू नहीं कर पाए, वो कॉकपिट में ही बेहोश हो गए। लेकिन जब इस फाइटर जेट में एक सैनिक बैठता है तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी उम्र कितनी है। इस F-16 में एक 96 साल के बुजुर्ग को बिठाया गया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में फाइटर जेट उड़ाया था। 96 वर्ष की उम्र में भी वो जरा से भी नहीं डरे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स आए। उनमें से डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन ने कहा कि यूक्रेन के पास ज्यादातर फाइटर जेट्स रशियन हैं। अमेरिकन फाइटर जेट्स के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, वरना चूक हो सकती है और वो जानलेवा भी हो सकता है। कुछ घंटे के फ्लाइंग आवर्स पर्याप्त नहीं है F-16 के लिए। फिक्र आपकी में अब बात सर्वोच्च अदालत के उस फैसले की जिसने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को कबूल किया है और कुछ कट्टरपंथियों को सुप्रीम झटका दिया। कोर्ट के फैसले ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का असल मतलब समझा दिया और अब इस पर बहस चल पड़ी। इस मुद्दे पर कुछ सवाल हैं जो आज पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हैं। मानवता की नजर में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का वजन ज्यादा है या शरिया कानून का? सोचिए, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार ऊपर है या शरिया कानून के कट्टरपंथी सिद्धांत? क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बाकी धर्म की महिलाओं की तरह गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए? देश संविधान से या समान कानून से चलेगा या फिर शरिया कानून से? ये सवाल मजहब को हथियार बनाकर मुस्लिम महिलाओं के हक पर हथौड़ा चलाने वाले कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को जरूर चुभेंगे, लेकिन कानून की नजर में सब एक समान है, बराबर हैं। इस विमर्श को समझने के लिए यह जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। सीआरपीसी की धारा 125, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो चुकी है, उसके तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से भरण पोषण का खर्चा ले सकती है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। महिलाओं को भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं, बल्कि विवाहित महिलाओं के मौलिक अधिकार है। यह ऐसा अधिकार है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक सीमाओं से परे है। यानी सर्वोच्च अदालत ने इसे किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सभी धर्मों की महिलाओं को कानून का कवच प्रदान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर शाहबानो केस को चर्चा में ला दिया। कुछ लोग इसे शाहबानो 2.0 भी बता रहे हैं।
सर्वोच्च अदालत ने जिस मामले में यह फैसला सुनाया है उसकी कहानी क्या? आइए देखिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य के बीच कानूनी लड़ाई से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल समद तलाकशुदा मुस्लिम महिला का पूर्व पति है। 15 नवंबर 2012 को मुस्लिम महिला ने पति का घर छोड़ा। साल 2017 में महिला ने पति पर आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत शिकायत दर्ज कराई। 2017 में नाराज होकर पति ने महिला को तलाक दे दिया। 28 सितंबर 2017 को तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। पति ने महिला को इद्दत की अवधि तक 15,000 रुपए का भत्ता देने की पेशकश की। महिला ने इस पेशकश से इनकार कर दिया। मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगा। यहां एक बात नोट कर लीजिए कि सीआरपीसी की धारा 125 अब मौजूदा वक्त में बीएनएसएस की धारा 144 हो चुकी है। 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट ने 20,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। फैमिली कोर्ट के फैसले को पति ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी। 13 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और हर्जाना 10,000 कर दिया। पति हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी तलाकशुदा महिलाओं को दूसरी शादी होने तक गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया। बुधवार को फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीबी नागरत्ना ने यहां तक कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके जॉइंट अकाउंट खोलें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मौलानाओं को तो चुभ रहा है, वहीं मुस्लिम महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं। बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगी, क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। वैसे भी एक कॉमन लॉ होना चाहिए महिलाओं के लिए जो सबके लिए एक जैसा हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया है ये वाकई में हक का फैसला किया है, बहुत अच्छा किया है। इससे आने वाले टाइम में दूसरी शादी या तीसरी शादी करते हुए 10 बार सोचेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ऐसे माएँ हैं जिनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, चाहे वो डाइवोर्स हो चाहे डिस्प्यूट है उनके साथ चल रहा है। कई मर्द ऐसा सोचते हैं हमने इसको रखा है डिस्प्यूट पे, वहाँ से दूसरी शादी करते हैं तो उसको पूछते ही नहीं है। कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है हम लोग के हक में दिया है, मुस्लिम औरतों के हक में दिया है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। एक तरह से उन औरतों के लिए पर भी हुआ जो जिनको 3 तलाक दे करके छोड़ देते। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल की सारी दलीलों को खारिज कर दिया है और एक विस्तृत व्यापक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे किसी विशेष धर्म का मसला न मानकर समान कानून के अधिकार के तहत इसकी व्याख्या की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ मुस्लिम संगठनों को दिक्कत हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरिया कानून में दखल बताया। बोर्ड ने कहा है कि शरिया कानून का पालन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुजारा भत्ता लेने को इस्लामी शरीयत के खिलाफ बताया। दलील यह दी गई है कि इस्लाम में गुजारा भत्ता का कोई जिक्र नहीं है। गुजारा भत्ता लेना मुस्लिम मर्दों के साथ नाइंसाफी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाबानो केस का रिपीटिशन बताया। साथ ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। जल्द बोर्ड की लीगल टीम बैठक करेगी। सभी कानूनी संवैधानिक रास्ते अपनाए जाएंगे। हमने इस फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की। उनसे पूछा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार ज्यादा जरूरी हैं या फिर शरिया कानून। उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। ये जो जजमेंट है ये बेसिकली शाहबानू का रिपीटेशन है। राइट। देखिए हमारा मानना ये है कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमान शरीयत कानून से गवर्न होता है। तो ये जो कानून है कि आप सीआरपीसी के तहत कहें कि एक औरत जिसको तलाक हो गई है, शरीयत ये कहती है कि उसको इद्दत की मुद्दत तक, इद्दत होती है 3 महीने 10 दिन, उस मुद्दत तक के ही नफ़ा मिल सकता है, यहाँ मेंटेनेंस मिल सकता है, एलिमनी मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस दिया जाए, ये शरीयत से कंट्रडिक्ट करता है। ये कि एक आदमी के साथ ज़िंदगी यानी रिश्ता ख़त्म हो गया तो अब उस पर ये लायबिलिटी डालना कि वो ज़िंदगी भर उसकी गुजारा दे, ये कहाँ का इंसाफ है। शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये
इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको बता दें कि आखिर आज से 39 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी चर्चा आज हो रही है, जिसका उदाहरण आज दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि शाह बानो एक 62 वर्ष की मुसलमान महिला थी जिनके 5 बच्चे थे। शाह बानो को 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। शाह बानो ने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत में अपील की। इसके बाद जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तब तक 7 साल बीत चुके थे। 1985 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और शाह बानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद भारत के कई मुसलमानों ने विरोध किया। उस दौर में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई गई। पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थकों ने सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन करने की धमकी दी। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला कानून के लिए एक कानून पास किया। इसने शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलट दिया। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि जो कानून 1986 में लाया गया था और आज जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, मुस्लिम महिला कानून 1986 के तहत 90 दिन का गुजारा भत्ता दिया जाता है। BNSS धारा 144, जिसे आप CRPC की धारा 125 भी कह सकते हैं, इसके अनुसार दोबारा शादी होने तक गुजारा भत्ता देना होता है। इस मामले में सिर्फ धार्मिक चिंगारियां नहीं है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। बात महिला अधिकारों की चल रही है तो इसी दौरान एक महिला IAS ऑफिसर अपने अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर विवादों में है। सोशल मीडिया में उनके कारनामे ट्रेंड कर रहे हैं। इस ट्रेनी IAS ऑफिसर का नाम है पूजा खेडकर। ये भर्ती में सर्टिफिकेट वाले फर्जीवाड़े, हाई-फाई डिमांड लिस्ट और अपने VIP वाले नखरों को लेकर विवादों में है। इन्हीं विवादों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेडकर का तबादला पुणे से वाशिंग किया और अब उनके UPSC सिलेक्शन को लेकर ही तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक एक करके इस मुद्दे पर हम आपको चीजें बताएंगे और उसको डिकोड करेंगे। पूजा खेडकर महाराष्ट्र में ट्रेनी IAS ऑफिसर है। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर के सामने डिमांड लिस्ट रखने की वजह से चर्चा में है। आरोप है कि पुणे में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही प्रशासन के सामने गाड़ी, बंगला, चेंबर और स्टाफ की मांग थी। VIP नंबर वाली अपनी निजी ऑडी कार में लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल किया। विवाद बढ़ने के बाद पूजा खेडकर का पुणे से वाशिम तबादला कर दिया गया। सवाल सिर्फ तबादले का नहीं, एक ट्रेनी IAS के VIP नखरों का। जिन सुविधाओं की वो हकदार नहीं है, उनकी डिमांड वो कर रही थी। पूजा का तबादला जरूर हो गया, लेकिन विवादों का सिलसिला नहीं थमा। उन पर कई सवाल उठने लगे। यहां तक कि अब इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह है कि क्या UPSC जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भी उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा किया। वो सवाल क्या है, ये भी जान लीजिए। पूजा खेडकर के दिव्यांग सर्टिफिकेट पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में उनको मेडिकल टेस्ट के लिए 6 बार बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आई। इस सर्टिफिकेट के आधार पर परीक्षा में स्पेशल कंसेशन मिल जाता है। दूसरा सवाल OBC नॉन क्रीमी लेयर कोटे में उनकी नौकरी को लेकर है। महाराष्ट्र के RTI कार्यकर्ता विजय कुंबर के मुताबिक पूजा के पिता दिलीप खेडकर ने अपने हलफनामे में 40 करोड़ की संपत्ति बताई है, इसीलिए क्रीमी लेयर का विवाद उठा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। वैसे हमने इस विवाद की शुरुआत और पूजा खेडकर के खिलाफ हुई शिकायत के डिटेल्स को डिकोड किया। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज अपन ज्वाइन करना है। Oh, I'm very happy to join in Washington district. अच्छा। I'm looking forward to working. I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज अपन ज्वाइन करना है। Oh, I'm very happy to join in Washington district. अच्छा। I'm looking forward to working. पूजा खेडकर का मामला जब चर्चा में आया तो सवाल उनकी संपत्ति को लेकर उठने लगे। उन्होंने OBC के नॉन क्रीमी लेयर कोटे में यह नौकरी हासिल की है। हमारी टीम ने इसकी भी पड़ताल की। पुणे में उनका आलीशान बंगला है, बड़ा कैंपस है। बंगले के अंदर महंगी और लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। पूजा के पिता दिलीप खेडकर भी IAS अधिकारी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के RTI कार्यकर्ता विजय कुंबर का दावा है कि पूजा के माता पिता बेहिसाब संपत्ति के मालिक हैं। कुंभार का यह भी आरोप है कि पूजा खेडकर के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। जब विवाद संपत्ति को लेकर उठे तो इसी बीच पूजा खेडकर के मॉक इंटरव्यू का एक वीडियो वायरल हुआ। ये उस वक्त का वीडियो है जब वो UPSC परीक्षा की तैयारी में जुटी थी और इंटरव्यू का अभ्यास कर रही थी। अपनी संपत्ति और OBC कैटेगरी को लेकर मॉक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, आपको उसका अंश सुनाते हैं। Sir, no, sir. He's a civil servant. Civil servant. Yes. But no salary, zero income. Actually, my parents are separated. Sir, no, sir. He's a civil servant.
civil servant. Yes. But no salary, zero income. Actually, my parents are separated. मॉक इंटरव्यू की वायरल वीडियो में पूजा ने माता पिता के अलग होने की बात कही है, लेकिन उनके पिता दिलीप खेडकर के हलफनामे में इसका जिक्र नहीं है। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर प्रदूषण विभाग के कमिश्नर रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने इस साल अहमदनगर दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ा था। अपने हलफनामे में उन्होंने 110 एकड़ जमीन, 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, 4 गाड़ियां और 1 ऑटोमोबाइल फर्म का जिक्र किया है। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब उनके पिता की इतनी प्रॉपर्टी है तो फिर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे शामिल हो सकती हैं? वैसे जब विवाद सामने आया तो पुणे पुलिस भी एक्टिव हो गई है। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ पुणे पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। निजी वाहन पर लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल मोटर व्हीकल नियमों का उल्लंघन है। इनकी गाड़ी का चालान भी पुलिस वसूलेगी। पुलिस की टीम पुणे में उनके बंगले पर पड़ताल करने भी पहुंची थी। वो गाड़ी के ऊपर 21 चालान पेंडिंग है और 26,500 रुपए का दंड बाकी है। वो गाड़ी के ऊपर 21 चालान पेंडिंग है और 26,500 रुपए का दंड बाकी है। 21 चालान पेंडिंग है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है। यूपीएससी की परीक्षा देते समय पूजा खेडकर ने प्रमाण पत्र दिया था कि वो दिव्यांग है, लेकिन दिल्ली के एम्स में मेडिकल जांच कराने नहीं आई। बाद में उन्होंने निजी लैब की एमआरआई रिपोर्ट सौंपी, जिस पर यूपीएससी ने आपत्ति जताई। उनके सिलेक्शन को चुनौती दी गई। जानकारी के मुताबिक सीएटी ने खेडकर के खिलाफ फैसला सुनाया। तो सवाल है, फिर सर्टिफिकेट को देखते हुए पूजा खेडकर की नियुक्ति कैसे वैध थी? क्या इसके पीछे किसी तरह का कोई प्रेशर था? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन पूजा खेडकर के मुद्दे में महाराष्ट्र में सियासी भूचाल ला दिया। और अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस सब के बीच में ये जो भी मामला सामने आया, अब आपको बताते हैं। जानते हैं कि मामले का पूरा सच क्या है, लेकिन परिस्थितियां शक तो पैदा करती हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर पूजा खेडकर अयोग्य पाई जाती तो ये यूपीएससी की प्रक्रिया के लिए कितना बड़ा झटका होगा। और इसका एक अर्थ यह भी होगा कि कोई योग्य और पिछड़े तबके का व्यक्ति रहा होगा जिसका सिलेक्शन पूजा के कारण नहीं हुआ। खैर, ये सब आशंकाएं हैं। हम यही कहेंगे कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। इस सब के बीच में आइए अब देखते हैं क्या है वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए। अब जरा बारिश बाढ़ की फिक्र कर लेते हैं और आज की स्पेशल टॉप 9 खबरों पर फोकस इसी पर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सड़क पर गिरा पहाड़, भारी बारिश के बाद भूस्खलन। मणिहेश झील जाने वाले रास्ते पर गिरा मलबा। उत्तराखंड के जोशीमठ में फिर भीषण लैंडस्लाइड। बोल्डर की चपेट में आने से बाल बाल बचे एसडीआरएफ के जवान। सड़क से मलबा हटाते वक्त अचानक दर की चट्टान, मलबे में दबी मशीन। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से फंसे सैकड़ों यात्री जान जोखिम में डालकर पहाड़ों से रास्ता पार करने को मजबूर। लैंडस्लाइड के कारण जिले में कई जगहों पर ठप हुई सड़कें। असम में भीषण बाढ़ से 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। सैलाब से मरने वालों का आंकड़ा 84 पहुंचा। 27 जिलों के 14 लाख लोग प्रभावित। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात। उफान पर गंगा, रामगंगा और खनौत नदी की लहरें। सेना समेत एनडीआरएफ और पीएसी ने संभाला मोर्चा। राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के सीतापुर में नदी के पानी में समा रहे हैं कई घर। बनबासा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद 3 तहसीलों में बाढ़ के हालात। यूपी के लखीमपुर खीरी में बारिश बाढ़ का कहर जारी। शारदा नदी में उफान के बाद 100 से ज्यादा गांव पानी में डूबे। नेपाल में बारिश के कारण बिहार के मोतिहारी जिले में बाढ़ का प्रकोप। 12 से ज्यादा गांव में पानी। दिल्ली के बवाना में मुनक नहर पर बैराज का कुछ हिस्सा टूटा। जेजे कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। और हां, आगे देखिए मोदी का नया रक्षा तंत्र, भारत सुखोई का ग्लोबल हब।